जय किसान, बदलते भारत की शान। पीएम किसान योजना का लाभ कृषि मजदूरों को भी देने की अनुशंसा। संसदीय समिति ने पीएम किसान योजना का दायरा खेतीहर मजदूरों तक बढ़ाने की सिफारिश की। दाल उत्पादक किसानों के लिए केंद्र सरकार का अहम फैसला। पीएम आशा योजना के तहत 2025-26 तक दालों की खरीद जारी रखने को मंजूरी। और वित्तीय वर्ष 2025 में चावल सहित मीट, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों के निर्यात में बढ़त। चावल निर्यात 15% बढ़कर $12 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आप किसान भाई बहनों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा इस सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डाल लेते हैं सप्ताह भर की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। किसानों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने और कृषि क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए एक संसदीय समिति ने पीएम किसान योजना का दायरा खेतीहर मजदूरों तक बढ़ाने की सिफारिश की है। समिति का मानना है कि देश की 55% आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है, लेकिन इनमें सभी जमीन के मालिक नहीं है। ऐसे में बड़े किसानों को ही आर्थिक सहायता देने की नीति से भूमिहीन किसानों और खेतीहर मजदूरों को बड़ा नुकसान हो रहा है। भारत सरकार ने दाल उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए खरीफ 2024-25 सीजन में तुअर यानी अरहर, उड़द और मसूर की खरीद में तेजी लाने का फैसला किया है। केंद्र ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की अनुमति दी है, जिसमें मूल्य समर्थन योजना के तहत दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। सरकार का कहना है कि देश में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए अगले 4 वर्षों तक केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से राज्यों के कुल उत्पादन के 100% तक अरहर, उड़द और मसूर की खरीद जारी रखी जाएगी। इसके तहत नेफेड और एनसीसीएफ किसानों से सीधे खरीद कर सकेंगे। भारत का कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादों का निर्यात वित्तीय वर्ष 2025 के अप्रैल-फरवरी के दौरान 13% बढ़कर $22.67 बिलियन तक पहुंच गया। ये बढ़त मुख्य रूप से चावल निर्यात में 219% की बढ़ोतरी की वजह से थी। सांख्यिकी महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार चावल का निर्यात वित्तीय वर्ष 2025 के पहले 11 महीनों में 21% बढ़कर $11 बिलियन तक पहुँच गया, जो पिछले साल की तुलना में काफी अधिक था। 2024-25 के रबी सीजन में सरकारी एजेंसियां सरसों की खरीद को बढ़ाने की तैयारी में हैं। पिछले साल तिलहन, सोयाबीन और मूंगफली की रिकॉर्ड खरीद के बाद अब इन एजेंसियों का लक्ष्य सरसों की खरीद को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाना है। सरकार ने 2024-25 के रबी सीजन के लिए मूल्य समर्थन योजना यानी पीएसएस के तहत प्रमुख उत्पादन राज्यों में सरसों की खरीद को मंजूरी दी है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 2024-25 में रबी सीजन के लिए सरसों का उत्पादन 121 लाख टन तक हो सकता है। भारत का चाय निर्यात 2024 में 255 मिलियन किलोग्राम के साथ 10 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी की चाय वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना चुकी है। भारतीय चाय बोर्ड के अनुसार भू राजनीतिक तनावों के बावजूद निर्यात में 10% की वृद्धि हुई है। भारत 25 से अधिक देशों को चाय निर्यात करता है, जिनमें यूएई, इराक, ईरान, रूस, अमेरिका और यूके प्रमुख बाजार हैं। आज के दौर में आधुनिक वेयरहाउस अन्नदाता के लिए ना सिर्फ जरूरी हैं, बल्कि उनकी तरक्की का रास्ता भी है।
उन्नत तकनीक की मदद से बड़ी मात्रा में गुणवत्ता युक्त अनाज का उत्पादन कर लेना ही बड़ी उपलब्धि नहीं है, बल्कि लंबे समय तक सुरक्षित रखना और अच्छी कीमत पर बाजार में बेच पाना ही सही मायने में कामयाबी है। आज हम इन्हीं मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटने के बाद आपको बताएंगे कि वेयर हाउस किसानों को लगातार उन्नत बनाने का काम किस तरह से कर रहे हैं। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से मंडी.com में, और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। आज हम बात करेंगे वेयर हाउस के बारे में, जिनके बिना किसानों की आर्थिक उन्नति की कल्पना करना बेमानी है। आज ये भी बताएंगे कि अनाज का सही ढंग से भंडारण कितना जरूरी है और उत्पादन के बाद अनाज की कीमतों में किस तरह से वैल्यू ऐड किया जा सकता है। साथ ही स्थानीय मंडी के मुकाबले अच्छी कीमत कैसे मिल सकती है, आज हम मंडी.com की रिपोर्ट में यही सब देखेंगे। मौजूदा वक्त में देश में वेयर हाउस की संख्या हजारों में है, जिसमें सरकारी, निजी और सहकारी गोदाम शामिल हैं। इनमें से WDRA के तहत रजिस्टर्ड वेयर हाउस की संख्या करीब 3000 के आसपास है, जिसमें आमतौर पर किसानों की उपज को रखने के इंतजाम होते हैं। ऐसे वेयर हाउस WDRA यानी वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के दिशा निर्देशों के मुताबिक तैयार किए जाते हैं, जहां फसलों को मौसम, कीट पतंगों आदि से बचाने के तौर तरीके अपनाए जाते हैं। सीजन में वीट है तो वीट अभी इस सीजन में आना है तो अभी आएगा। 12 महीने कहीं भी कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी खेती नहीं होती है, प्रोड्यूसर उसका प्रोड्यूस नहीं आता है, तो इसको 12 महीने पूरी पब्लिक जनसंख्या जो भी हिंदुस्तान की है वो सारी कंज्यूम कर सके। इसीलिए वेयर हाउस को अपना अहम पार्ट है कि इसको 12 महीने तक या जो नेक्स्ट फसल आएगी वहाँ तक इसको सुरक्षित खाने योग्य केप्ट करके रखना, इसी का नाम वेयर हाउसिंग है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे अभी इस वेयर हाउस में अपन खड़े हैं, जो स्टार एग्री का हमारा ओन वेयर हाउस है, इसमें ऊपर की साइड में छत पे टर्बो फैंस लगे हुए हैं और एक सीट लगी हुई है। इससे सीट से बाहर के गर्मी के टेम्परेचर में 3% का बाहर और अंदर में फ़र्क आता है। जो अपना सबसे ज़्यादा वेयर हाउसिंग में परेशान करता है मॉइस्चर, क्योंकि सीजन में आता है तो हाई मॉइस्चर का आता है, लेकिन जब उठ के जाता है तो वो कब उठता है, जैसे गर्मी में उठता है या रेनी सीजन में उठता है, तो मॉइस्चर उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो ये सीट उस मॉइस्चर को मेंटेन करने में काफ़ी हमारी सहायता करती है। फसल उत्पादन के तुरंत बाद अनाज की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती हो तो फसल को कुछ समय के लिए होल्ड करके रखना जरूरी हो जाता है, ताकि भविष्य में फसल की अच्छी कीमत मिल सके। ऐसे वक्त में अच्छे वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है, लेकिन अच्छे वेयर हाउस को बनाना किसानों के लिए संभव नहीं है। यही वजह है कि सरकार किसानों और कंपनियों को वेयर हाउस बनाने के लिए सब्सिडी के साथ 2 करोड़ रुपए तक के लोन की सुविधा देती है। नए वेयर हाउस के बनने से जहां भंडारण की सुविधा मिल जाती है, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। ये जो एपीओज हैं, ये गाँव के अंदर ब्लॉक लेवल के ऊपर भी अपने वेयर हाउसेज बना सकते हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट जो है उनको सब्सिडी दे रही है। और जो फ़ायदे जो किसानों को और एपीओज को जो बड़े वेयर हाउसेज पर बड़ी मंडियों में मिलते हैं, वो सारे बेनिफिट्स और जो है उनको वहाँ पर भी मिल सकते हैं। और इससे क्या है, गांव में रोज़गार भी उत्पन्न होगा, किसानों के साथ साथ में और दूसरे लोगों को भी काफ़ी सारा रोज़गार मिलेगा। देश को आजाद हुए 78 साल बीत चुके हैं, बावजूद इसके आज भी अनाज भंडारण का अधिकांश काम पारंपरिक तरीकों से ही हो रहा है। लगभग 80% भंडारण सामान्य और निजी वेयर हाउस में किए जाते हैं, जिससे नुकसान की संभावना बनी रहती है। यही वजह है कि सरकार आधुनिक और उन्नत वेयर हाउस के निर्माण पर जोर दे रही है।
सरकार विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से देश भर में गोदाम बनाने का काम करवा रही है। आधुनिक गोदाम यानी वेयर हाउस से हालात बदलने लगे हैं। इससे सुरक्षित अनाज भंडारण की व्यवस्था का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी जो प्रोटिफाइड ट्रीटमेंट किया जाता है, जो 15-15 दिन में अपन स्प्रे करते हैं, जिसे डेल्टा मेथ्रिन का है, वो इस पे जो स्टोर है उस पे अपन सारा करते हैं, वॉल्स पे या सारी चीज़ें। दूसरा एक आता है जिसको जैसे किसी में लाइव इंसेक्ट का अगर इफेक्ट ज़्यादा आ जाता है तो हम उसको ALP जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, सेल्पोस जिसको अपन नॉर्मल भाषा में सेल्पोस बोलते हैं, एल्युमिनियम फोस्फेट जो टेबलेट आती है, उससे हम पूरे स्टेक को जो ऊपर जो आपको जो तारपोलिन रखा है वो एक बेस्ट क्वालिटी का जो MM के हिसाब से जो गवर्नमेंट की तरफ से है, उस हिसाब से अपन इसको दवाई डाल के इसको चारों तरफ कवर करके इस पर सैंड स्नेक, ताकि नीचे की साइड में जो लेयर है वहाँ से गैस लीक नहीं करे, उसलिए सैंड स्नेक उस पर डाल देते हैं, ताकि अंदर जो सेल्फ है उसका जो गैस निकलेगा वो उसी में पूरे उसमें तिरपाल के अंदर पूरा सर्कुलेट करे। जो भी उसमें लाइव इंसेक्ट है या जो भी लाइव चीज़ है वो उसमें सारा ख़त्म हो जाता है। ये पीरियड हमारा 45 डे का रहता है, कम से कम 45 डे और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डे में। ये हर 16 डे में हमको बार बार और 45 से जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको बार बार करते रहना पड़ता है, ताकि इस माल को अपन खाने योग्य या फिर इसको जैसा हमारे पास लगा था वैसा हम जिसका माल है उसको हैंड ओवर कर सके जब वो विड्रॉल करे तब। अब बात ऐसे वेयर हाउस की जो WDRA से पंजीकृत हैं, जहां फसलों के सुरक्षित भंडारण के लिए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। ये ऐसे वेयर हाउस होते हैं जहां एक्सचेंज और नॉन एक्सचेंज दोनों तरीकों से काम होता है, जिसके अपने अपने फायदे होते हैं। ये हमारा ड्राई वेयर हाउस है, अपना कंपनी का ओन है, और ये WDRA से रजिस्टर्ड वेयर हाउस है। यहाँ पे 2 तरह के हमारे पास इनवार्ड आते हैं, एक एक्सचेंज का इनवार्ड, एक नॉन एक्सचेंज का इनवार्ड। उसमें एक्सचेंज में उसके उतारते टाइम उसका अलग से गाइडलाइन जो एक्सचेंज हमको प्रोवाइड करवाता है उस हिसाब से होता है। बाकी WDRA के इसमें रेगुलेशन होते हैं जो हम उनको पूरे करने पड़ते हैं। दूसरा ट्रांजेक्शन होता है नॉन एक्सचेंज का। नॉन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन में अपन को काफ़ी चीज़ जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमारे यहाँ पे माल स्टोर करते हैं। WDRA से रजिस्टर्ड वेयर हाउस में से कुछ वेयर हाउस ऐसे होते हैं जहां असेइंग लैब की सुविधा होती है। एक बार जब अनाज वेयर हाउस पहुंच जाता है तो सबसे पहले असेइंग लैब में उसकी क्वालिटी की जांच की जाती है। इसके तहत फसल का नमूना लिया जाता है, जिसका मशीन के जरिए विश्लेषण किया जाता है और उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट में संबंधित अनाज की विस्तृत जानकारी होती है, जैसे उसमें नमी, फॉरेन मटेरियल, तेल की मात्रा आदि का विवरण होता है। वहीं कमोडिटी ट्रेडिंग एक्सचेंज भी कुछ वेयर हाउस को मान्यता देती है, जहां असेइंग लैब में अनाज की जांच की सुविधा होती है। लोग अपनी कमोडिटी की क्वालिटी चेक करवाने के लिए भी आते हैं, ताकि वो उनको अगर यहाँ पे लगे भाई अपना मार्केट यहाँ पे अच्छा नहीं बेच रहा तो मंडी में ले जाके बेच देते हैं। तो जैसे सैंपल लेके आते हैं तो अपन उसको पोस्ट एंड एयर में उनकी क्वालिटी टेस्टिंग करके उनको रिपोर्ट बता देते हैं। हाँ, अगर उनको लगता है कि अच्छा दाम मिलेगा अपन को यहाँ पे तो यहाँ पे दे देता है, बाकी नहीं तो फिर वो मंडी में ले जाता है। जब मैं यहाँ सरसों लेके आता हूँ तो यहाँ उसकी क्वालिटी देखी जाती है, उसमें तेल मापा जाता है, उसकी नमी मापी जाती है, जबकि मंडी में ऐसा कोई नहीं है। अगर वहाँ 38 भी तेल आया और 42 भी आया तब भी भाव एक ही मिलेगा, जबकि यहाँ तेल के अनुसार हमें भाव मिलता है, नमी के अनुसार हमें भाव मिल जाता है। ये और फ़ायदा है एक्स्ट्रा में। अभी तक हमने आपको बताया कि सभी तरह की सुविधाओं से संपन्न एक वेयर हाउस किस तरह किसानों की किस्मत को बदलने का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ रुकेंगे अभी हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि किसानों के उत्पाद का वैल्यू बढ़ाने का काम ये वेयर हाउस और असेइंग लैब किस तरह से कर रहे हैं। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ।
कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। वेयर हाउस आज किसानों और एफपीओ के लिए जरूरत बन चुके हैं, जहां किसानों को न सिर्फ उनकी फसल की क्वालिटी की पूरी जानकारी एक ही जगह मिल जाती है, बल्कि उसकी सही कीमत मिलने की गारंटी भी लगभग सुनिश्चित हो जाती है। ऐसे में देश के दूसरे किसान ये जानना समझना चाहते हैं कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो फसल की कीमत का सही आकलन में मदद करते हैं। अब समझते हैं कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ये तय करने में भूमिका अदा करते हैं कि फसल की सही कीमत क्या हो सकती है। ऐसे ही वक्त में WDRA से पंजीकृत और असेइंग लैब सुविधा प्राप्त वेयर हाउस की भूमिका अहम हो जाती है। इस तरह के वेयर हाउस में फसल की गुणवत्ता की सही परख हो पाती है, जिससे बाजार के मुताबिक उनकी सही कीमत का निर्धारण कर पाना संभव हो पाता है। जैसे ही किसान हमारे पास में सैंपल लेके आता, मस्टर्ड का सैंपल लेके आता है, तो हम पोस्ट मशीन में डाल के उसमें ऑयल का परसेंटेज चेक करते हैं। और जैसे ही किसान जैसे ही उनके पास जैसे 38 का ऑयल परसेंटेज आया तो उस हिसाब से उनको कम भाव लगता है, और 40-42 का आया तो उसमें ज़्यादा भाव लगता है। बाकी मंडी में ऐसे ही देख के विजुलाइज करके ही उनका भाव लगाया जाता है। वहाँ पे कोई भी ऑयल चेक करने के ऐसा कुछ नहीं रहता है वहाँ पे। असेइंग लैब में अनाज की जांच के लिए अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसके बाद पता चलता है कि अनाज की क्वालिटी कैसी है और वो गुणवत्ता के मानक पर कितना खरा उतर पाया है। कुछ इसी तरह की टेस्ट की प्रक्रिया वैसे वेयर हाउस में भी अपनाई जाती है, जिसे कमोडिटी ट्रेडिंग एक्सचेंज की ओर से मान्यता मिली हुई है। यहाँ भी जांच के दौरान कुछ अहम पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाता है, जो वैज्ञानिक मानदंडों पर आधारित होते हैं। जैसे किसान सैंपल लेके आता है तो अपन सैंपल को किसान से लेते हैं, उसके बाद ट्रे में ड्रॉ करते हैं, उसके बाद सैंपल को मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। सैंपल को मिक्स करने के बाद अपन उसको पहले मॉइस्चर चेक करेंगे। मॉइस्चर चेक करने के बाद अपन उसमें जो भी पैरामीटर इंक्लूड है, फोरेनमीटर हो गया, डैमेज हो गया, तो उसके लिए अपन 100 ग्राम सैंपल काउंट करेंगे। 100 ग्राम सैंपल में फिर अपन चन्नी की सहायता से फोरेनमीटर और डैमेज डिस्कलर को अलग करेंगे। उसके बाद अपन पोस्ट NIR में ऑयल कंटेंट चेक करेंगे। उसके लिए अपन को कम से कम 300 ग्राम सैंपल पोस्ट NIR में डालना पड़ेगा। जैसे अपन सैंपल डालेंगे तो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगी और ऑयल वो जो भी रेडिंग है वो बाहर आ जाएगी। अब बात ENWR यानी इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट की। WDRA से मान्यता प्राप्त असेइंग लैब में अनाज की जांच की जाती है। इसके बाद किसानों और FPO को ENWR रसीद मिलती है, जो बड़े काम का आधिकारिक दस्तावेज होता है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक किसान अपनी धान की फसल को WDRA पंजीकृत गोदाम में जमा करता है, जहां असेइंग लैब गोदाम में उसकी जांच की जाती है। पूरी जांच प्रक्रिया के बाद उसे एक ENWR मिलता है, जिसमें फसल की मात्रा, गुणवत्ता और अन्य विवरण दर्ज होते हैं। किसान इस ENWR को बैंक में जमा कर ऋण ले सकता है या किसी व्यापारी को बेच सकता है, और वो भी बिना फसल को गोदाम से निकाले। FPOs या जो फार्मर, जैसे अभी WDRA जो अपना गवर्नमेंट का बॉडी है, वेयर हाउस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, उन्होंने अभी एक लाइसेंस WDRA का जारी किया है कि उसमें क्या है कि अगर कोई भी फार्मर या FPO अगर माल लगाता है तो उसका NWR यानी नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट, जिसको इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट की बात करते हैं, तो वो मिल जाता है उनको, और उनके हिसाब से वो अपना फाइनेंस ले सकते हैं। बाकी दूसरे वेयर हाउस भी रहते हैं हमारे, जिसमें NWR का नहीं रहता, नॉर्मल WR बनती है, लेकिन उनको FPOs को और इनको NWR के ऊपर गवर्नमेंट की जो काफ़ी सुविधाएं हैं उसके हिसाब से फाइनेंस अच्छा मिल जाता है। यही वजह है कि आज के दौर में असेइंग लैब सुविधा प्राप्त WDRA के मानकों पर चलने वाले गोदाम में अनाज भंडारण का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसके फायदे कई हैं, खासकर स्थानीय मंडियों के मुकाबले। अपने FPO से किसानों के द्वारा
माल खरीदते हैं, उसमें गेहूँ, सरसों, सोयाबीन, धनिया आदि किस्में खरीदते हैं। उसको मैं बैगिंग करवा के और ई मंडी ले आता हूँ। यहाँ मुझे सारी सुविधाएं मिलती है, पूरी ट्रॉली एक साथ तुलती है और तुलने में क्या होता है कि मुझे प्रत्येक 60 बोरी पे 1 बोरी का यहाँ फ़ायदा होता है, जबकि मंडी में अगर मैं बेचता हूँ तो वहाँ 1 बोरी कम निकलेगा। वो एक बोरी से तोलते हैं वहाँ के व्यापारी। मुझे यहाँ 1 बोरी का फ़ायदा होता है और पेमेंट मंडी में जाएंगे तो लेट मिलेगा और यहाँ हर दूसरे या तीसरे दिन मुझे पेमेंट हो जाता है। इसके बाद समय की बचत होती है। पिछले कुछ समय में वेयरहाउस के साथ साथ अनाज भंडारण के लिए साइलो का प्रचलन भी बढ़ने लगा है। वेयरहाउस के मुकाबले साइलो में बड़ी मात्रा में माल का स्टोरेज किया जा सकता है। हालांकि साइलो में अनाज भंडारण का कार्य किसानों और एफपीओ के लिए फिलहाल कम ही प्रचलित है, क्योंकि ये ज्यादा खर्चीला होता है। कुल मिलाकर WDRA मान्यता प्राप्त आधुनिक वेयरहाउस के कई फायदे हैं। इसके तहत लंबे समय तक अनाज का भंडारण, तापमान और नमी को नियंत्रित कर गुणवत्ता बनाए रखना, कीटों और चूहों से सुरक्षा आदि के साथ साथ आसान लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा एक ही जगह पर मिल जाती है। इतना ही नहीं, इसकी मदद से सरकार को ये भी पता चल जाता है कि देश में कहां और कितनी मात्रा में अनाज का भंडारण है, जिससे जमाखोरी पर लगाम कसना भी आसान हो जाता है। इसमें जैसे WDRA जो उनका जो मोटो है मेन, उनका ये है कि कहीं पे भी हिंदुस्तान में या कहीं पे भी जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है, अगर हर वेयर हाउस पर WDRA रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो उनका गवर्नमेंट के पास डाटा रहेगा कि कौन सा कमोडिटी कितना कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसका शॉर्टेज है या अपने पास ये बफर में है, उस हिसाब से क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट होता है तो उसमें आसानी रहेगा कि जिसमें बहुत सा काला बाजारी वाला रहता है कि कहीं पे स्टॉक पर्टिकुलर किसी ने अपने हिसाब से केप्ट करके रखा है, तो वो चीज़ सबके से गवर्नमेंट के सामने रहेगी, तो वो गवर्नमेंट उस हिसाब से उसको यूटिलाइज कर सकता है और उसके रेट्स को कंट्रोल कर सकता है। आज के दौर में वेयरहाउस किसानों और एफपीओ के लिए बड़ी आवश्यकता बन चुके हैं। साथ ही इनकी भूमिका अनाज भंडारण से कहीं बढ़कर है। जो वेयरहाउसिंग के टेक्निक्स है, वेयरहाउसिंग यानी लोग समझते हैं कि वेयरहाउसिंग एक स्टोरेज है। वेयरहाउस स्टोरेज के ऊपर है, यानी वो जो उपज स्टोर हुए 6 महीने के लिए होती है, 9 महीने के लिए होती है, तो उसका उस उपज के क्वालिटी को संभालना, यानी जो मॉइस्चर है, जो क्या बोलते हैं फॉरेन मैटर है या जो विविल ग्रेन्स है उसमें, उस सब चीज़ को ठीक से रखना और उसी मात्रा में उस बायर को देना, ये जोखिम वेयरहाउस की है। तो वेयरहाउसिंग की टेक्निक्स को इम्प्रूव किया है। देश में वेयरहाउस का उपयोग फसलों की सुरक्षा और अनाज भंडारण के लिए दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि सरकार विभिन्न कंपनियों की मदद से गेहूं, चावल और दालों जैसे अनाज को स्टोर करने के लिए उन्नत वेयरहाउस का निर्माण करवा रही है। मंडी.com के लिए स्नेहा सिंह के साथ अनिल वत्स। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।